नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम प्रत्येक दिन किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ हैं ललित जोशी जी, एक जो कि आंदोलनकारी तेज तर्रार नेता के रूप में उनको जाना जाता है। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। ललित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप राज्य आंदोलनकारी भी नेता रहे और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और पूर्व मेयर का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। तो इन दौरान कैसा आपको राजनीतिक दौर रहा बीच में? देखिए, शुरुआत जो मेरी हुई थी वो तो राज्य आंदोलन से हुई थी। हम सब बहुत जो आज के दिन में वर्तमान में बहुत लोग जो विभिन्न जगहों से विधायक हैं, वो लोग राज्य आंदोलन की ही देन है। मेरे साथ में चाहे मनोज भाई रहे हों, चाहे हरीश धामी जी रहे, माननीय धामी जी अब 2-3 बार के विधायक हैं, मनोज भाई भी 2-3 बार के विधायक हैं, ललित फरसवान है, तो ऐसे कई हैं जो लोग राज्य आंदोलन की देन रहे थे। तो वहां से फिर हम सब लोग चले, फिर छात्र संघ में सचिव भी रहा, अध्यक्ष भी रहा, कई और पदों में भी रहा। आंदोलन करते करते बहुत लंबा समय बीता। उसके बाद फिर पार्टी ने मुझे एक मौका दिया, तो कुछ ही वोटों से हारा। जिस प्रकार से ललित जी आपका एक पर्चा में हल्द्वानी शहर में प्रत्येक व्यक्ति आप जानता है, लोगों का यह कहना था कि जो ललित जोशी चुनाव हारे हैं और कम मार्जिन से हारे हैं और केवल अपने वजूद पे वो जीत रहे थे, कांग्रेस का इसमें कोई समर्थन दिया, तो क्या लगता है कांग्रेस की फूट यहाँ पर आपको हार का कारण पड़े या फिर जनता का प्यार आपको नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, जनता का भी भरपूर मिला प्यार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी भरपूर मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी भरपूर प्यार। सब ने अपनी जगह से मेहनत करी, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब प्रशासन के पास नहीं है कि जो वोट पड़े, किसी डब्बे में अगर कुछ वोट पाए जा रहे हैं, मतगणना में वही वोट मेरे सम्मानित प्रतिद्वंदी जो थे उनको ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। ये कई डब्बों में ये हुआ और ये स्पष्ट है। और मैं आपके सामने, आपके प्रेस, आपके स्टूडियो के सामने जो आ, तो सार्वजनिक खेल है, कोई चाहे तो मुझे देख सकते हैं, अभी भी इस फोन पे मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। ये नहीं कि मैं हार गया, लेकिन लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मैं अपने गैराज मेरे मित्र है, वो जीते हैं चुनाव में, उनको दोषी नहीं ठहराता। इसमें व्यवस्था को दोषी ठहराता हूं। आप लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न है। फिर तो सरकारें आएंगी, फिर तो उनका जो मर्जी होगी, प्रशासन क्योंकि उनका है, अंदर लिखने वाला भी उनका है, बैठने वाला भी उनका है, मुंसिफ भी वही है, कातिल भी वही है, तो कैसे पता चल जाएगा कि मर्डर किसने किया? ललित जी, आपकी जो भाषा श्रेणी है बहुत ही तेज तर्रार वाली है और स्पष्ट वाली बात है। आप अगर बात करते हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, नगर निगम पे 2 बार यहाँ भाजपा जब से नगर निगम बना भाजपा के यहाँ पे मेयर रहे, तो विकास की अगर बात करते हैं 2000 करोड़ का अभी तक कुछ पता नहीं चला। वार्डों की आप स्थिति देखेंगे, जबकि भाजपा का ये कहना है कि हमारे द्वारा विकास किया जाता है। दरअसल देखिए, भाजपा का विकास दरअसल काले रंग की जो स्याही होती है ना, जिसके हाथ में कलम आ जाए उसकी कलम आप मोड़ दें और जो चाहे लिखवा दें, इस तरह के कुछ, सब नहीं, इस तरह की कुछ, फिर बोल रहा हूं सब नहीं, इस तरह की कुछ पीठ पत्रकारिता के पीठ पर सवार होकर करके भाजपा का विकास चलता है। सच्चाई कभी सामने नहीं आती, लेकिन दिखाया इतना जाता है कि न जाने जो है क्या जो कर दिया। दरअसल ये पूरा सत्य नहीं। जिस हल्द्वानी में मैं और आप रहते हैं, उस हल्द्वानी में आज देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हल्द्वानी में। मैं कई जगह जा रहा हूं, मुझे दिख रहा है आजकल कई जगह नोटिस आ रहे हैं। आज की जो वर्तमान है, पूरा हल्द्वानी फूट हिल के नीचे बसा है और जब बारिश होती है तो चारों तरफ से पानी या तो आता है, जब क्योंकि तलहटी में है तो हल्द्वानी को आता है, कुछ तो गोला में बह जाता है, कुछ छोटे छोटे नालों में डिवाइड हो जाता है। और ये आज का नहीं है, ये सालों की घटना हो रही है, आज की नहीं है घटना ये। अब हल्द्वानी बढ़ गया, फैल गया, महानगर बन गया, लेकिन वो चीज जस की तस है। अब 2000 करोड़ रुपए आते हैं, इतनी मुख्य समस्या का कोई निराकरण नहीं है। पूरा हल्द्वानी में पानी जो है, आप वॉकवे मॉल के पास जाओ, पूरा
जलमग्न रहता है और वर्षों से है। ठीक उसी तरीके से सालों से पूजनीय नीम करोली महाराज जी का जो जाने का रास्ता है, जहां पर्यटक आते हैं, ये पर्यटक प्रदेश है। हल्द्वानी से होकर के जाते हैं, हल्द्वानी उनका मुख्य मार्ग रहता है। भीषण गर्मी, धूप, 4-4, 5-5 घंटे पर्यटक जब यहाँ फंस जाएगा, सड़ जाएगा, क्या एंजॉय करेगा उत्तराखंड को? तो ये कैसे, इतने अनुत्तरित प्रश्न हैं। हल्द्वानी का मेरी नजर से पुनर्नियोजन होना बहुत जरूरी है। पुनर्नियोजित होना चाहिए हल्द्वानी, ये मेरा मानना है। उसको महानगर की तरह एक्ट होना चाहिए। मात्र चंद लोगों को के मकान ढहा कर करके आप थोड़ी देर के लिए पानी के जाने का रास्ता बना दें, चाहे रकसिया में बना दें, चाहे आप देवखड़ी में बना दें, एक नाला और है, इन नालों में बना दें, नहीं, इनका एक सबको बांध करके प्रोजेक्ट के रूप में एक देना पड़ेगा आपको, जो सीधे जो बात करिए नाले के ऊपर, नाले के प्रशासन का तो साफ तौर से कहना है कि जो नाला था, नाले पे अवैध निर्माण किया गया, इसकी जो गहराई थी उसको कम करके अवैध निर्माण किया गया। देखो 40 लोगों को कम, 400 लोगों को नोटिस दिए गए। मैं बताता हूं आपको, देखिए राजनीति का एक चरित्र होता है कि एक पैर मखमली कालीन में होता है और दूसरा कीचड़ में होता है। राजनीतिज्ञ का, जो व्यक्ति राजनीति करता है, और राजनीति का चलती भी ऐसे ही है। मैं अतिक्रमण शब्द नहीं कहना चाहता अपने मुंह से। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी ने सर छुपाने की जगह अगर कहीं बनाई, तो पहली बात, वो प्रश्न मेरे से नहीं पूछा जाना चाहिए। वो प्रश्न पूछा जाना चाहिए उन अधिकारियों से, उस समय के राजनीतिक लोगों से, जिन्होंने वहां बसाया। ठीक है। दूसरा, मेरा कहना आज इस बात को लेकर के इसलिए है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको मिस इंटरप्रेट करा जा रहा, सच्चाई है, मैं ये कह रहा हूं, अब नालों को बांध कर करके आप सीधे गोला में डालो, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ। सच्चाई ये, दूसरी सच्चाई ये भी है कि पूरे जो नाले आप बह रहे हैं उसके अगल बगल पट्टे की जमीन है, पक्की जमीनें भी हैं, आप सिर्फ उसे अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं डाल सकते। अब जो बात मैंने आपसे कही कि राजनीति का एक चरित्र होता ना, मखमली कालीन में भी और कीचड़ में भी। मैं आजकल रोज जा रहा हूं, कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, मैंने अपना पक्ष आपके सामने साफ कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं शुतुरमुर्गी नेता नहीं हूं। ये जितने बोल रहे हैं फेसबुक के अंदर, जो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो अवैध लोगों का साथ दे रहे हैं, आज उनसे प्रश्न पूछता हूं, अपनी गिरवान पर झांक कर करके देखो कि वोट लेने तो तुम भी जाते हो ना, वही वोट लेने तो आप भी जाते हो, वोट लेने आप भी जाते हो। आपके रेजिम में भी ये 10 साल, लगभग 8 साल तुम्हारी सरकार को हो गए, 11 साल जो है केंद्र सरकार को, कोई नीति बना करके उनका स्थापन करा जाता ना, उनको विस्थापित सही तरह से करा जाता। लेकिन भाजपा का तो कहना है हमारे द्वारा विकास किया, लगातार हम जीते हैं और 2 बार उत्तराखंड में सरकार बनाई है। देखिए, ये तो प्रश्न आपने मुझसे सिर्फ एक पर्टिकुलर उसका पूछ लिया, तो मैंने आपको जवाब दे दिया, और ये ज्वलंत मुद्दा है। और ये भी सच्चाई है कि आप काठगोदाम से चलने वाले नाले जो चलते हैं, इसे लेकर 3 पानी तक, लाखों पब्लिक को, जिनके वैध मकान भी है, उसका वैध नहीं है, गलत फहमी में लोग, कई जगह वैध मकान है, और कई जगह प्रतिष्ठान तो ऐसे हैं ना, कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता, जिनके नक्शे पास करके रखे हैं सरकार ने, और बोलना नहीं चाहता। मतलब कि प्राधिकरण भी इसमें मिली भगत, नहीं, मिली भगत वाली बात नहीं है। देखिए, उस समय जब ये बसाया गया था, उस समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, ये कहना है मेरा। गलती आपकी भी कम नहीं है, लेकिन मैं शुतुरमुर्गी नेता नहीं हूं, भाग रहा हूं, पीठ दिखा दो, नहीं, मैं सामने खड़ा हूं, उन लोगों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ ये घटना घट रही है, जिनके साथ ये घटना घट रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी आबादी को आप विस्थापित करने के बजाय जड़ पर जाइए, पत्ते मत नोचिए। एक दिन पत्ते नोच देंगे, फिर दोबारा वही पत्ते आ जाएंगे। 4 मकान तोड़ करके आप कुछ समय के लिए रास्ता चौड़ीकरण कर देंगे, लेकिन बात वही रहेगी। इसलिए कहता हूं हल्द्वानी का पुनर्नियोजन बहुत जरूरी है। ये इसलिए कहता हूं कि वहां से नालों का निस्तारण होकर के सीधे ऊपर सीधे गोला में डाल दिया, ये मेरा कहना। बहुत सी ऐसी चीजें, आपने विकास की बात में 1 मिनट लूंगा, आपने जो है हल्द्वानी के जो पुनर्नियोजन की जो मैं बात करता हूं, उसमें सबसे बड़ी चीज आती है व्यवस्थित ट्रैफिक का होना। व्यवस्थित ट्रैफिक का होना, आप बताओ कैसे आपने करा क्या इतने साल? 5 साल तो मेरी आंख को देख करके हो गए, आपको भी देखते हो गए। 5 साल से लगातार आदमी जूझता है। एक महाराज जी के वहां से जो है जाम चलते हुए आता है, हल्द्वानी रानी बाग पे आकर के
टिकता है। आपने कौन सी व्यवस्था करी? तबेले की भला बंदर के सर मत, हर समय जनता दोषी नहीं होती, प्रशासन और सरकार भी दोषी होते हैं। आप इस हल्द्वानी को क्या बनाना चाह रहे मुझे नहीं लग पता, लेकिन मेरा अपना कहना है गंभीरता से और मेहनत करनी पड़ी। नोटिस देना, सिर्फ बंद कमरों के, एयर कंडीशन कमरों से नोटिस फेंक देना लोगों के घरों पे और उनको तनाव में डाल देना से ज्यादा बेहतर है कि पुनर्नियोजित, व्यवस्थित तरीके से पुनर्नियोजित करिए। आप कहां कहां तोड़ोगे? वैलिजी लॉ जैसे ही आपने कभी उन जमीनों को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। पूरा सुभाष नगर ऐसे ही, पूरा दमोह ऐसे। आप समझिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हल्द्वानी की है जहां मैं रहता हूं। दमोह वही, वैलिजी लॉज वही, श्रमिक बस्ती वही, आपका जगदम्बा नगर वही, हीरा नगर वही, सुभाष नगर वही, बमोरी का आधा इलाका वही। अरे फिर अगर सभी को उजाड़ दोगे तो हल्द्वानी बचेगा क्या? ये पुनर्नियोजन की बात मैं कहता हूं सक्सेना जी। हमेशा पुनर्नियोजन की बात मेरे मुंह से इस बात को निकलती कि इसका पुनर्नियोजन वास्तव में होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बुलडोजर संस्कृति मत अपनाइए। आपने चुनाव से पहले एक आपने विजन बनाया था नगर निगम के विकास को लेके, जिसमें आपने अपने कई भाषणों भी हमने सुना और देखा भी, जो एक नियोजन क्या था, क्या चाहते थे, किस प्रकार से आप हल्द्वानी का विकास था। आज गजराज बिष्ट जी मेरे आपके मित्र भी हैं, परम मित्र भी हैं, और साथ में कॉलेज भी आपके छात्र संघ चुनाव में भी रहे हैं, तो क्या विजन आपने बनाया था? देखिए, मैंने अब क्योंकि वो माननीय मेयर साहब हैं तो उन पर छोड़ता हूं कि वो, मैं उनका विरोधी भी रहा, लेकिन अगर कोई बात मेरी सही है तो वो अपना लें। मैं तो, मेरा कहना यह था कि देखिए, सबसे पहले पुनर्नियोजन की बात, और पुनर्नियोजन हल्द्वानी में 10 से 15 लोगों के जो गणमान्य नागरिक हैं, गंभीर नागरिक हैं, जिसमें आर्किटेक्ट शामिल हों, जिसमें ऐसे लोग जो उत्साहवर्धक तरीके से इस शहर को बड़ा अच्छा बनते हुए देखना चाहते हैं, सरकारी अफसर भी उसमें शामिल हों, एक कमेटी बनाई जाए। ये मेरा कहना, सुझाव फिर है मेयर साहब को कि एक कमेटी बना करके उसमें पक्ष विपक्ष सबको रखिए और इस हल्द्वानी के पुनर्नियोजन पर बात करी जाए। ठीक है, हम, क्योंकि देखिए जितनी मेरी चादर है मैं उतना ही फैलाऊंगा। मैं ये कह दूं कि हजारों लोगों को रोजगार दिला दूं, नहीं। मैंने जबरानी बात का आंदोलन चला, उसके पीछे हम सबकी मंशा यही थी कि स्थायी प्रोजेक्ट से बनने चाहिए। आज 50 साल में जबरानी बात अभी भी सिस्कियां ले रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। मेरा, जो आपने विजन पूछा, मेरा आज भी विजन यह है कि पुनर्नियोजित सबसे पहले हल्द्वानी होना चाहिए, समिति बना करके। यहाँ जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको पुनर्नियोजित करना चाहिए, और वैकल्पिक रास्ते का निर्माण। मैं आपको आज बता रहा हूं, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। फतेहपुर से एक रास्ता सीधे नैनीताल को निकलता है और एक रास्ता कोटाबाग होते हुए उधर आपके नैनीताल से ऊपर जो जगह, पंगोट से ऊपर जो जगह पड़ती है, कोटाबाग से एक रास्ता वहां निकलता है। मुझे समझ में नहीं आता, सरकार की आंख के सामने है। अरे बहुत बड़ा फूटिल हल्द्वानी का, सारे पूरा ट्रैफिक पहाड़ में हल्द्वानी से ही जाता है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकते? एक रास्ता वैकल्पिक उसे क्यों नहीं बना सकते चौड़ी सड़क दे करके? ये वैकल्पिक चीजें ऐसी हैं जिनसे बहुत कम दबाव हो जाएगा हल्द्वानी पर। आधा तो वैसे ही नियंत्रित हो जाएगा। आप अनियंत्रित हल्द्वानी आपने तैयार कर रखा है, सिर्फ नोटिस देकर के हल्द्वानी को केओस फैलाना, भय फैलाना, डर फैलाने से नहीं होगा। आप आज तक दमोह का निस्तारण नहीं कर पाओगे, होना चाहिए। ललित भाई, आपके सरकार भी रही, यहाँ पे रही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उनके द्वारा भी काफी विकास यहाँ पे किया गया। नेता प्रतिपक्ष को आयरन लेडी के रूप में माना जाता है, तो जिस पर उनके द्वारा विकास किया। कांग्रेस में एक सबसे मेन मुद्दा रहता है फूट का। फूट बड़ी दिक्कत है। आज कांग्रेस का वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो उस वजूद को 2027 को लेके, या अब जो नगर जिला पंचायत चुनाव है उसको लेके कांग्रेस कैसे एकजुटता दिखाएगी? आप इस चीज से भली भांति हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस खत्म होती, ये नहीं मानता। कांग्रेस एक विचारधारा है। विचारधारा कभी ना कभी भ्रमित हो सकती है, किसी तरफ जा सकती है, लेकिन जो बेसिक विचारधारा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति अंदर से कांग्रेसी है। देश काल परिस्थिति और मनुष्य के, मैं कबाब का क्या रीजन रहा कि 2 बार क्यों नकारा गया कांग्रेस को जनता ने? एक बात मैं आपको बड़े साफ गोई से कहता हूं, बहुत साफ कहता हूं। जी हां, कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे को बहुत व्यवस्थित और तेज करने की जरूरत है। कांग्रेस में सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे लाने की जरूरत है। उत्साही आक्रामकता के साथ राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे आक्रामकता मेरा मतलब कोई हाथापाई नहीं है।
मेरा गुण आक्रामकता से, मुद्दों पर बात होकर करके कहीं ना कहीं हम विसिल ब्लोअर का काम करें जनता के बीच जाकर करके, तो दोबारा आएंगे ऐसा नहीं है। मन के अंदर से है, विकल्प मिलने की जरूरत है। जिस दिन विकल्प मिल गए, सही, मैं हल्द्वानी के परिप्रेक्ष्य में और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूं। हम आज के दिन में हम भ्रमित हो रहे हैं, समाज भ्रमित हो रहा है, और ये ऐसा होता है, एक संक्रमण काल चल रहा है, उस संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं। अब हमें यहां पर जरूरत है कि हम अपना संगठनात्मक ढांचे को बहुत मजबूत करें। हम झूठ का जवाब सच से दें, बताएं, क्योंकि देखो सब कुछ हमारा करा धरा है। मेरी आंख के सामने, मैं आपको बता रहा हूं सक्सेना जी, मैं वाइस चेयरमैन था ट्रेड टैक्स का, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है अवैट का। मेरे सामने तिवारी साहब सिटकुल लगाने के लिए दिन रात भागते थे। नारायण दत्त तिवारी वो क्षेत्र से वो व्यक्ति थे, मतलब कभी कभी सोचता हूं ना, शुरुआत अगर हम मंडी से करता हूं ना, तो वो मंडी भी उसी नारायण दत्त तिवारी की दी हुई। वहां से सड़क में थोड़ा सा आगे चलता हूं, थोड़ा नीचे चले जाता हूं, तो वो FCI या RFC पता नहीं उसका जो वो भी दिया, जो आज खत्म हो गया, उससे थोड़ा सा नीचे लालपुर तक जाता हूं तो देखता हूं कि वही पूरी की पूरी पेपर मिल उस आदमी की दी हुई। वहां से भोला पार के रास्ते में सीधे चमटी जाता हूं तो वो उसी की दी हुई। हर कुछ उस व्यक्ति का दिया हुआ, यानी हर चीज कांग्रेस की दी हुई। मतलब आप सोचें, उसके बावजूद भी अगर हमको जनता ने नकारा, तो अपने आत्ममंथन करने की जरूरत है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। हम खत्म हो गए ये नहीं मानने को तैयार हूं मैं। अगर खत्म हो गए होते तो इसी पब्लिक में जिसका मैं दास हूं, जिनका मैं इसी पब्लिक का दास हूं, मैं कोई राजा नहीं हो सकता कभी भी, बगैर पब्लिक के प्यार के, पब्लिक के राजा नहीं। जी, मैंने आपसे कभी भी 68,000 पहले भी मैंने अभी वोट नहीं मिलते, पहले मैंने आपसे कहा था कि जो वोट मिले थे आपके वजूद पे मिले थे। ऐसा नहीं, इतना 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 महान और इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए किसी को, ना पब्लिक की वजह से मिले हैं। मेरा नहीं, मेरे कर्मों का उसमें योगदान जरूर रहा होगा, मेरे काम का उसमें योगदान जरूर रहा होगा, नहीं, लेकिन तो पब्लिक से मिलता है। मैं हमेशा कंधा ऊंचा कर करके बात करता हूं, पब्लिक के सामने नहीं, गलत के सामने चौड़ा होकर करके बात करूंगा। देखिए, पब्लिक के सामने नहीं, कहीं ठीक है, मेरी मेहनत का कहीं ना कहीं लोगों ने देखा, फल दिया होगा, मैं ये कह दूंगी मेरी वजह से मिले, ऐसा नहीं है। 2027 आ रही है, 2027 आ रही है, तो उसको लेके कांग्रेस है, क्या आपका है विजन? विधानसभा का चुनाव है, अगर फिर एक बार टिकट आपको देती है कांग्रेस, तो क्या मंशा रहेगी? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जहां उसे राजनीति का इंजेक्ट हो गया, तो उसको तो अपने जीवन में राजनीति करनी है, उसे तो पढ़ना ही है। तो अभी देखिए आगे होता है क्या। अभी विधानसभा जो आपके नगर निगम चुनाव थे, उसमें भी आपको टिकट के लेके कई समस्या आए थे, कई लोगों ने आपका विरोध भी जताया था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, या आपके परिचित हो। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला? देखिए, विरोध और समर्थन एक सिक्के के राजनीति में दो पहलू हैं, और वो भी मेरे जैसे व्यक्ति के, जिसका कोई भी माई बाप नहीं था। भाई, राजनीति में मेरा कोई माई बाप नहीं रहा कि मुझे उठा करके कोई टिकट देता। तो संघर्ष से निकल करके कोई व्यक्ति आता है, उसे कभी ना कभी कुछ मिल जाता है। राजनीतिक पार्टी ने मुझे टिकट दिया, उसमें अधिकांश सभी का योगदान रहा। और मैं ये जरूर कहूंगा कि यही सेकंड लाइन लीडरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसको बंद कर करके रख देंगे, इसको आप निकाल कर करके आगे नहीं लाएंगे, पब्लिक डोमेन पर नहीं लाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हमें फिर जो और कहीं और नीचे का मुंह न देना, अपना मुंह नीचे न करके ना देखना पड़े। हमको समाज में तब हम चौड़े होंगे जब हम सत्ता की बुनियादी, वोट पाने की जो बुनियादी तरीका होता है, वो तो उसका संगठन, उसको हम मजबूत कर करके जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ पा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं तो जहां पर पहुंचा, इस पब्लिक ने, इस जनता ने, आम लोगों ने मुझे जरूर वहां पहुंचाया। मैं रहा कुछ जरूर वोटों से, उसका मुझे मलाल नहीं, जिस तरह से मैं रहा उसका जरूर मलाल पहुंचाया। मैं कहता हूं ऐसी सेकंड लाइन लीडरशिप को अगर हमारे आगे लाया जाए, तो क्यों नहीं, हम हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम है। भाजपा को हमें अगर कहीं पर मौका मिलेगा, तो जरूर मजबूत जवाब और मजबूत विपक्ष के रूप में हम जरूर खड़े होंगे। इतना देखिए ललित भाई, संगठन जो होता है, संगठन की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक संगठित है, लेकिन जो कांग्रेस है, एक उसका एक वजूद था,
वजूद है, कुछ में कुछ बड़े लीडर हैं जिनके कारण कांग्रेस चल रही है। लेकिन मैंने कहा ना, संगठित कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में मिला, विधानसभा चुनाव में मिला और नगर निगम चुनाव में भी मिला। देखिए, आत्ममंथन की जरूरत तो है, वही प्रश्न मैंने आपको दे दिया, उसका जवाब। आत्ममंथन की जरूरत तो है, जरूर है, और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है, ये भी जरूरी है। हमारे अध्यक्ष जी करते हैं मेहनत, जाते हैं, युवा हैं, इधर उधर भागते हैं, हम लोगों को भी देते हैं, कार्य देते हैं, कर हो भी रहा है। संगठन ढांचा भी धीरे धीरे मजबूत होगा। वो देश काल परिस्थिति ऐसी है कि संक्रमण का ये ऐसा दौर है जहां हम अंध राजनीति के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि हमें दूसरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। सोशल मीडिया और पीठ पत्रकारिता का कुछ, सब नहीं, लेकिन कुछ हद तक पीठ पत्रकारिता और सोशल मीडिया का एक ऐसा कॉकटेल बना करके भारतीय जनता पार्टी में ने रखा है जिसको वो सामने परोस रही है। और हमारी युवा पीढ़ी, आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया को लेकर जाती तो उसकी जीत होती है। बिल्कुल, मैं आपको इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, एक और खुलेआम बोलता हूं, आज तक जैसे एक चैनल है, आप उसकी, मैं नाम अंजनाराम कश्यप का नाम मैं लेता हूं। अंजनाराम कश्यप, मैं उस चैनल को देखता था पिछले 5 साल से 6 साल से। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने घर में टीवी कब खोला होगा। इक्का दुक्का बार वो मुझे मेरे सोशल मीडिया में दिख जाती है, तो मैं 1 घंटे का उनके प्रोग्राम को मात्र 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाता, क्योंकि उसमें 60 मिनट में से 55 मिनट झूठी झूठ बोला जाता है या फिर महिमा मंडित करा जाता है। पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है चौथे, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, वो होता है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करें। अमेरिका जैसा जो वो है, जो देश है, सर्वशक्तिमान डोनाल्ड ट्रंप को भी आप देखते होंगे, वो जो है सुनाता है, बोलता है आप यहां गलत हैं। इस देश के अंदर सारी चीजें अभी सारे के सारे, जो आप यही से इसी से समझ में आ जाएगा, मुख्य जो चैनल है इस देश के, मुख्य जो अखबार है इस देश के, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोग वित्त पोषित हैं या उनकी मदद, किसी तरह सरकारी मदद करी जा रही है, उन ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में है जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये बातें कहां निकल करके आ जाएंगी जो मैं और आप सच बताएंगे। ये सत्यता है कि भाजपा उस पर शासन करती है। आज तक कई सच सामने नहीं आए। इतना बड़ा सिंदूर कांड हुआ, कई सच सामने नहीं आ पाए। हद है। मुझे पता नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं साफ बोलता हूं, जिसको जो कहना सुनना कहते रहे। क्या ये बात बताओ, मैं एक आम नागरिक हूं। मैं बैठा था एक प्रोग्राम में, उस दिन रावत जी का प्रोग्राम था, और मैं देखता हूं तुरंत एक इंग्लिश उसमें आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा करी। हु इज डोनाल्ड ट्रंप भाई? मुझे लगा मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अगर किसी बात की घोषणा करते हैं, मुझे लगता कि मैंने, चलो हो सकता है किसी डोनाल्ड ट्रंप करेगा। ऐसी बातें हो रही। हमारे देश के लोगों को हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, हथकड़ी मार पहना करके भारत देश गला दबा करके, असम में वीडियो देखा है, उसको भेजा जा रहा है। और वहां वही आसिम मुनीर जो 26 सिंदूर जिनके मिटाए गए, जिन महिलाओं के, उसका कातिल आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में मिलते नहीं है। हम इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये डंका बज रहा है या डंका फट रहा है, ये सोचो आप। क्या इन चीजों को पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से मुझे मैं किसी, लेकिन मैं आम बहुत छोटा शहरी वोटर हूं, इस देश का एक वोटर हूं। एक जुबान हो सकती है मेरी, एक आवाज हो सकती है, लेकिन क्या मैं उस जुबान से गलत बोल रहा हूं? क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या मुझे लंच नहीं कर रहा? वो जो सामूहिक हत्या का जिम्मेदार आतंकी स्थल सेनाध्यक्ष पाकिस्तान का, वो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बैठ करके लंच करता है, और हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप की सरकार। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये मुझे चुभता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकारिता ने जो है हमारी आंखों पर धर्म का ऐसा पट्टी बांध दिया कि हमको खुद का सच और गलत नहीं दिखता। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भाजपा जनता पार्टी के मतलब जाति धर्म पे राजनीति करती है, ऐसा तो मैं नहीं कहता कि भाजपा के अंदर अच्छे लोग नहीं है, लेकिन वहां पर भी 2 जनों का इतना भयंकर वर्चस्व है
कि बोले ने उत्तराखंड के अंदर लोगों को बनाना है, उन्होंने उत्तराखंड के अंदर लोगों को हटाना है, और ऐसा ही वो हर राज्य में करते हैं। वहां जहां पर सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए, वहां पर क्या दिल्ली और क्या देहरादून और क्या नैनीताल, जैसा उन्होंने चलाना वैसा चल रहा है। और इसीलिए आज इस उत्तराखंड स्टेट का हाल ये हो गया। इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इतना हावी होना, कुछ सब नहीं, कुछ अधिकारियों का बहुत अच्छा काम करते हैं कुछ अधिकारी, लेकिन कुछ अधिकारी जो हावी हैं जनता पर, लोकतंत्र नाम की चीज नजर नहीं आती। जो मर्जी आए अपने तरीके से नियम बन रहे हैं और उनका कोई देखने वाला नहीं है। किसी की पकड़ वाराणसी तक है तो किसी की पकड़ देहरादून है, तो किसी की पकड़ जो है आरएसएस के बहुत ऊंचे ओहदे तक है। वो सरेआम लूटपाट कर रहा है, सरेआम पन्नों को साइन करके जो मर्जी आ रही वो लूटपाट करता है। लोकतंत्र का सारे स्तंभ चुप है। जी, लोकतंत्र जो स्तंभ है अपने आप में कार्य करते हैं। आपका आरोप है, अब सत्य है या असत्य है, सब पत्रकारों की बात नहीं करते। तो अब सबसे बड़ी चीज, जैसे सरकार तो आपकी भी नहीं, विपक्ष में आपकी सरकार है, तो विपक्ष का भी तो एक कार्य होता है। विपक्ष अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहा है? मैं मानता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इस सब कहने के लिए, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मेरा व्यक्तिगत है। मैं कहता हूं कि हमको और शार्प और बहुत हैवी तरीके से जो है अब लोकतंत्र में जनता की बात को रखना पड़ेगा, बहुत बहुत मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं उसमें लोभ लालच, काम करवाने की का जो प्रवृत्ति है वो सबको छोड़नी पड़ेगी। इस बात को अपनाना पड़ेगा कि अगर जनता की कोई बात हो मजबूती से सदन में रखी जाए। 5-6 दिन का सदन 4 दिन में खत्म हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं। तो आप मानते हैं कि आपका विपक्ष पूरी तरह से फेल है? देखो अब देखिए, पूरी तरह से फेल कैसे कह सकते हैं? फिर बोल रहा हूं ये मेरा पूरी तरह नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो होना चाहिए उसका और मजबूती से रखा जाए, ये मेरा कहना है। फेल्ड बात नहीं कहता, फेल्ड बात का तो कोई मतलब है। ललित जी, विपक्ष का एक अपना वजूद होता है। अगर कोई भी सदन में या विधानसभा में कोई भी चीज पारित होती है, विपक्ष का मेन भूमिका रहती है। जब विपक्ष ही खामोश रहेगा तो मनोबली तो बढ़ेगी नहीं। विपक्ष खामोश नहीं रहता सक्सेना जी। देखिए, बोलते हैं जहां पर बोलना होता है विपक्ष। मैं सदन का कोई मेंबर तो हूं नहीं, लेकिन देखता हूं मैं भी 32-33 साल जिस व्यक्ति ने राजनीति में 24 आवर वो हम भी देखते हैं कहां क्या हो रहा है। जिज्ञासा हमको भी रहती है, तब ये समझ में आता है कि शार्पली जो चीज हम रखना चाहते हैं उसको और मजबूती से हम रखने की कोशिश करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर हम रखेंगे तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र की आवाज को और मजबूती मिलेगी, जनता पर हम अच्छी तरह से अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ये मेरा कहना है। कुछ और चाहिए इसमें, ये तो मैं मानता हूं। ये कह देना कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप मानते कि परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन की बात मैं कौन होता हूं, मेरा क्या वजूद भाई कि मैं परिवर्तन करा सकूं। लेकिन इतना जरूर है कि मेरा एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना जरूर कहता हूं कि हम बहुत मजबूती से अपनी बात पहुंचाएंगे, भविष्य में पहुंचाएंगे। अब देख लीजिएगा, सदन जो है जितने दिन का होता है उससे दिन 1-2 दिन ज्यादा ही चल जाए किसी तरह से, अगर कोई नियम होता हो तो। क्योंकि सदन में सारी बात खुल करके आती हूं, हर बात पे सरकार को हमको घेरना चाहिए, क्योंकि हद हो गई है, कोई लग ही नहीं रहा। ऐसा लगता है, मैं आपको 1-2 उदाहरण तो ऐसे दे दूंगा कि एक पुलिस का एक अदना सा अधिकारी था, उसका ट्रांसफर हुआ, मंत्री ने ट्रांसफर करा, मंत्रालय से ट्रांसफर होकर के आया। उसने फोन मिलाया किसी को, उसने जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति था, मुझे नहीं पता, उसने सीधे फोन मिलाया और मंत्री की कुछ नहीं चली। ऐसे प्रकरण है। दिस इज नॉट लोकतंत्र। एक उदाहरण मैं आपको उसमें देता हूँ। आपके शासनकाल में भी, कांग्रेस शासनकाल में भी, जब यहाँ पर जो सरकार थी कांग्रेस की, वहां पे हल्द्वानी का एक जो है नेता सारे अधिकारियों को ट्रांसफर करता थे। तो ये तो मैं कांग्रेस में भी आरोप लगा सकता हूँ, कांग्रेस में भी होता है ऐसा? देखो, जब जिसका सरकार होती है, मानते हैं वो अपना हाथ तो ऊपर रखती है, लेकिन हाथ ऊपर रखना और जनता के बीच में पूरा सशरीर बैठ जाना, दोनों में बहुत अंतर है। हम हाथ ऊपर रखते थे,
ये तो बैठ गया जनता के ऊपर। दोनों में फर्क है, आप इस फर्क को समझिए। चलिए आखिरी सवाल है ललित भाई, ये 2027 आ रहा है, 2027 विधानसभा है, तो किस प्रकार से एकजुटता के साथ कांग्रेस 2027 में परिवर्तन करेगी और सरकार बनाने की कोशिश करेगी या सरकार बनाएगी? मैंने आपसे पहले कहा कि फूट को कैसे अलग किया जाएगा। देखिए, फूट का तो सवाल नहीं होता, हाँ व्यक्तिगत तो होता ही है, किस टीसें रह जाती हैं, कभी किसी को टीस रहती, कभी दूसरे को टीस रहती। वो टीसें जो है जिंदगी में और साले ना साले चुनाव के वक्त बहुत सालती हैं, चुनाव के बाद बहुत सालती हैं। तो उन टीसों में एक ह्यूमन नेचर होता है, थोड़ा बहुत हर पार्टियों में है, एक दूसरे का विरोध करना ह्यूमन नेचर है। लेकिन आप इसको इसकी संज्ञा नहीं दे सकते कि हम पार्टी एकजुट नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें, मैंने कहा कि धीरे 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 हम और मजबूत होकर के 2027 में हम ही नहीं करेंगे तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो कहां लोकतंत्र रहेगा भाई? जो बचा कुचा है वो भी नुच जाएगा। जैसे मेरे डब्बों में 398 की जगह 772 वोट मिल जाते हैं, लिखते समय डब्बे में 398 और वहां दिख रहे 772। ठीक है, तो ऐसे अगर लोकतंत्र का हम विनाश करते रहेंगे और कोई मजबूत जनता चुन करके विपक्ष नहीं रहेगी तो अंत में हानि जनता की ही होगी। ये जनता को समझना पड़ेगा। मतलब वन शुड ओपन हिज आईज, आंखें खोलनी पड़ेंगी आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, ये नहीं ठीक है हम करें, पक्ष विपक्ष सब चलता रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत बहुत छोटी सी 2 लाइन की, पावर करप्ट्स, पावर करप्ट करती, सब करप्ट हो जाते हैं जब पावर मिलती है, बट एब्सोल्यूट पावर करेक्ट्स एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूट पावर आप लोगों ने इन लोगों को दे दी, तो अभी इस तरह से हो गए कि अब ये हम हाथ रखते थे, ये जनता के ऊपर बैठ गए। तो इस चीज को मेरा तो जनता से इस बात का अनुरोध है कि करिए बदलाव, बहुत जरूरी है बदलाव करना। आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं हल्द्वानी की जनता से बस, बड़ों को प्रणाम, छोटे हमारे जो यूथ हैं उनके साथ हम लोग अपनी भविष्य की राजनीति जब भी तय करते हैं, हमारे मन में हमेशा ये होता है कि अगर राजनीति जिसका नाम सिर्फ मस्ती और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना नहीं है, आप उस जनता जिसने आपको कभी चुना या वोट दी उसके साथ खड़े रहिए, उसके सुख दुख में खड़े रहिए, यही। और देयर इज नो शॉर्टकट। यूथ सोचते हैं आज के दिन में हम तुरंत ही कुछ ना कुछ बन जाएं। हमें देखिए, हम 32 साल 33 साल के बाद एक आदत टिकट पा करके आज मुझे ये महसूस होता है कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था ऐसी है जहां एक साधारण घर का व्यक्ति आकर करके आपके सामने खड़ा है। इसलिए मेहनत करिए। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, वो मेहनत कर करके आए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और जब आए तो समझ कर करके आए कि राजनीति सिर्फ मस्तीखोरी की जगह नहीं है। राजनीति जनता के प्रति, उसके सम्मान के प्रति खड़े रहना, उसको रोटी कपड़ा और मकान के लिए वो उसकी जो आवाज है उसको उठाना विभिन्न सदनों में, ये राजनीति है। यही एक नेता का कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ तेज तर्रार कांग्रेसी नेता ललित जोशी, जो अपने भाषणों में अपने जो ताल्लुक से काफी सुर्खियों में रहते हैं। अगले हफ्ते किसी ना किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।